नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग ना एसिड रिफ्लक्स डिजीज इस पे हम लोग बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वश्रेष्ठ आपके जैसा कोई भी नहीं है और आप लोगों को हर व्याधि को ठीक से समझना और करना आता है। तो अभी हम ना एसिड रिफ्लक्स डिजीज पे थोड़ा बात करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और ना मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि आप लोग इतने अच्छे हैं ना, मैं क्या तारीफ करूं। आप लोग हर व्याधि को समझते हैं और फिर सोचते हैं, फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। अभी देखिए वर्षा कौशिक मैम ने जो वो ग्वाइटर वाला केस अपने हस्बैंड का ठीक किया, इतना दिल से खुशी हुआ ना कि हाँ हमारे पास एक ऐसी डॉक्टर है जो ग्वाइटर को पूरा ठीक कर सकती है। इतना दिल से खुशी हुआ। तो हम लोग का यही उद्देश्य है ना। तो मैं एसिड रिफ्लक्स डिजीज का एक फोटो लेके आता हूँ, तो उससे फिर थोड़ा और बताने में डिस्कस करने में आसानी हो जाएगी। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। आप लोग की स्क्रीन पे अभी ये दिखेगा, तो आप लोग को समझने में थोड़ा इजी जाएगा। पित्त बोला है। तो इसमें क्या होता है कि बैक फ्लो होता है। जो भी स्टमक में जो भी चीजें हैं, एसिड है या जो भी चीज है, वो रिफ्लक्स करके ऊपर आती है, निगेटिव प्रेशर से ऊपर आती है ना। तो इसके क्या क्या कॉजेज हैं और सिम्टम्स क्या हैं, ये मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। आप लोग के पास भी ऐसे पेशेंट आते होंगे या आप लोगों को खुद भी अनुभव होता होगा कि अगर आप लोग एग्जाम देते थे बीएमएस का और जो कुछ खाया पिया है वो रिफ्लक्स होता था, अम्ल पित्त जैसा। तो इसमें क्या होता है कि हार्ट बर्न होता है। कहाँ पे होता है, तो स्टर्नम है ना, उसके पीछे हार्ट बर्न होता है। और कभी कभी ये ऊपर जाके, हम आयुर्वेद के भाषा में बोलेंगे उरोदाह, कंठ दाह, है ना, ऐसी चीजें होने लगती है। और चेहरे पे भी ऐसा कुछ अलग से इंप्रेशन आने लगता है कि कुछ तो जल रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, दाह हो रहा है पूरा। उसी तरह से ये कब ज्यादा होता है, प्रैक्टिकली अगर देखें तो जो लोग होटल का खाना खाते हैं और होटल में जहाँ पे बहुत ज्यादा क्योंकि वो ऑर्डर दिया जाता है होटल में, तो वो तो अपना हिसाब से बनाएगा, 250 रुपये प्लेट, 700 रुपये प्लेट, 1000 रुपये प्लेट। तो वो आपको ज्यादा क्वांटिटी में दे देता है और पैसा लगा है तो हम फेंकना नहीं चाहते हैं, ओवर ईटिंग भी हो जाती है। और जहां पर मसालेदार चीजें खाई जाती हैं या फिर तुरंत खा के तुरंत सो गए, खाना खाए और तुरंत सो गए, तो ये और फिर पेट के बल सो गए, लेफ्ट या राइट, पेट पे जैसे ही दबाव पड़ेगा ना, ये एसिड रिफ्लक्स शुरू हो जाता है ना। इसी तरह से अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो इसमें दर्द भी होने लगता है, छाती में अलग तरह का दर्द होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन बोलते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। और सूजन भी आ जाती है पूरा अपना फूड पाइप पे, इसोफेगस पे।
अगर पेशेंट ज्यादा देर तक पेट के बल एक साइड सोते रहेगा या दूसरे साइड। इसीलिए आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि कभी भी खाना खा के तुरंत सोना नहीं है, आप विश्राम करिए, लेटिए, वाम कुक्षी, दिन में भी वाम कुक्षी करिए, और रात को खाना जल्दी खा के और थोड़ा वॉक करके तब सोना है। और वाम कुक्षी जो दिन में बताया, तो सोना नहीं है, उसमें लेटना है, ऐसा बताया गया है। और दूसरा क्या है कि एसिड रिफ्लक्स का सबसे मेन कॉज क्या होता है? ओबेसिटी, मोटापा। जो मोटे लोग रहेंगे उनके शरीर में बहुत फैट्स रहेगा, और उनका प्रभाव पेट पे प्रेशर पड़ेगा, और मोटे लोगों को एसिड रिफ्लक्स तो होता ही होता है ना। इसी तरह से अगर ये बहुत दिनों तक अगर रहा इसोफेगस में, तो उस और वो बार बार फ्लो हो रहा है, तो उसके वजह से वो कैंसर भी कन्वर्ट हो सकता है, या बैरेट्स इसोफेगस ऐसे डिजीज हो सकता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, ये मैंने जो अपना हैरिसन का बुक है उससे मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों के पास हैरिसन का बुक होगा, जिसके पास भी है मेडिसिन का, उससे मैं देख देख के आप लोगों को बता रहा हूँ। और इसमें कभी कभी क्या होता है कि एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, तो जो पित्त जो ऊपर चढ़ रहा है उसके वजह से इसोफेगस जो है अपना फूड पाइप, उसका नैरोइंग हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है थोड़ा, क्योंकि एसिड है, वो पूरी जो स्नेहांश है उसको सोख लेता है, तो इसोफेगस नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। अब आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कोई ऐसे आता है कि हमको ऐसा तकलीफ हो रहा है कि एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो आयुर्वेद में हम लोग अपना भाषा में ऊर्ध्व अम्ल पित्त समझते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हमें और अच्छे से समझना चाहिए कि ये क्या अम्ल पित्त जन्य, मतलब इसमें पित्त जो आ रहा है बहुत ज्यादा अम्ली भवन हो गया है, बहुत एसिडिक हो गया है, ऐसा है क्या? या पित्त का उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता ये बढ़ गया है, ऐसा है? मतलब पांच भौतिक के हिसाब से अगर देखा जाए, पांच भौतिक चिकित्सा में, तो उन्होंने दो टाइप का अम्ल पित्त बताया ऊर्ध्व अम्ल पित्त को। एक होता है कि जिसमें अम्लता और द्रवता, द्रवता मतलब लिक्विड फॉर्म में पित्त है वो ज्यादा बढ़ गया है, और अम्लता मतलब खट्टा हो गया है, तो ये हो गया अम्ल धर्मी अम्ल पित्त। दूसरा होता है क्षार धर्मी अम्ल पित्त, जिसमें हीट बहुत ज्यादा बढ़ता है, उष्णता, तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वो ज्यादा बढ़ गया तो उससे अल्सर हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर, डिओडेनल अल्सर, ये सब हो जाएगा क्षार धर्मिता से। इसका एग्जाम्पल क्या बताए कि एक होलिका दहन जब हो रहा है, पूरा लकड़ियां जलाई जा रही हैं, तो जो आग रहता है ऊपर लपटे ऊपर चढ़ती हैं, उस टाइम पे कितना गर्मी रहता है, वह होता है क्षारधर्मी अम्लपित्त, जिसमें उष्णता और तीक्ष्णता, पित्त जो है वो तीक्ष्ण गुण से बड़ा है, उष्ण गुण से बड़ा है, बहुत ज्यादा हाइपर, उसका पीएच लेवल जो है ना वो बहुत हाई पीक लेवल पे गया है, ये हो गया क्षारधर्मी अम्लपित्त। दूसरा जो है अम्लपित्त, अम्लपित्त वाला, अम्लधर्मी जो अम्लपित्त है अम्लधर्मी, उसमें दिया का जो रोशनी है उसमें भी अग्नि रहती है, लेकिन वो कितना इतना भड़कता नहीं है। इसी तरह से अम्लधर्मी जो अम्लपित्त है, इसमें अम्लता बढ़ती है, एसिड लेवल बढ़ता है, लेकिन ये द्रव गुण से, मतलब डाइल्यूटेड फॉर्म में पित्त बढ़ा हुआ है, पानी बहुत ज्यादा है इसमें, तो दोनों की चिकित्सा फिर अलग हो जाती है। अम्ल धर्मी जो अम्ल पित्त है, जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बड़ी है, डाइल्यूटेशन बहुत ज्यादा बड़ा है, पानी जैसा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पानी को सुखाने वाला दवाई देंगे। और जिसमें उष्णता, तीक्ष्णता बहुत बड़ी है, उसको अगर कहीं आग लगी है तो हम क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं। तो यहाँ पे हम आयुर्वेद का मिट्टी कौन सा है, तो गैरिक, जिसमें गैरिक के योग है, जैसे कि स्वर्ण गैरिक या लघु शेखर, ऐसे जो द्रव्य डालेंगे तो उष्णता, तीक्ष्णता कम हो जाएगी। दोनों का चिकित्सा अलग रहता है ना। जो सौम्यता करे, उष्णता, तीक्ष्णता को कम करे, ऐसा दवाई देते हैं। जहां पे अम्लधर्मी है, अम्लधर्मी मतलब द्रव गुण से बढ़ा हुआ है, पानी जैसा बढ़ा हुआ है, उसमें हम दीपन पाचन देते हैं और पानी को सुखाने वाला दवाई देते हैं। उसमें भी लघु सूचिकर काम करेगा, ठीक है, लेकिन हम पार्थिव द्रव्य देखेंगे तो जैसे प्रवाल पंचामृत है, शंख भस्म है, वह क्या करेगा कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, शंख भस्म, प्रवाल पिष्टी, ये सब पानी को ऑब्जर्व करेगा, और वो अम्ल धर्मिता, अम्लता भी बढ़ा है तो उसको अल्कलाई, अल्कलीन जो द्रव्य है, जैसे हमारे क्षार वाले, सॉरी, सुधाकल्प के प्रवाल पंचामृत वगैरह, वो उसको कम कर देंगे। ये सिद्धांत है। आगे अगर हम लोग देखें, आप लोग इस पे कुछ बोलना चाहते हैं क्या, जो मैं बता रहा हूँ, एसिड रिफ्लक्स डिजीज पे कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ केवल मेरा सुनना है तो मेरा सुनिए, मैंने इसको बहुत डिटेल में सब बनाए हैं नोट्स, और जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर ये एसिड रिफ्लक्स का शुरुआत है, तो इसको डायग्नोस करना जो है ना, वो तो हमें पता चल जाता है, पेशेंट बता रहे हैं और टीवी में भी प्रचार आता है कि इनो ले लो, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, इनो पी लो, ठीक हो जाएगा।
तो वो क्या करता है, सरप्राइज कर देता है उस टाइम के लिए। अगर 6 महीना दवाई दिया जा रहा है, एलोपैथी में क्या दवाई दिया जाता है, तो प्रोटोन पंप इनिबिटर दवाइयां दिया जाता है, डोमपेरिडोन और रेंटेक रेनिटिडिन और सिमेंटिडिन, ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो प्रोटोन पंप इनिबिटर रहते हैं। तो उससे फायदा होता है, नहीं तो एंटासिड वगैरह दिया जाता है। अगर वो सबसे सप्रेस हो रहा है लेकिन वो पित्त जो है वो शरीर में रही रहे, वो दबाया जा रहा है, तो इससे भी अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो एंडोस्कोपी करके देखा जाता है एलोपैथी में। एंडोस्कोपिक बायोप्सी किया जाता है अगर पेशेंट का वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है 40 साल के बाद, 40 साल के एज के बाद। और कुछ लोग इसको एसिड रिफ्लक्स को आयुर्वेद के चिकित्सक पित्तज उदावर्त ऐसे देखते हैं, और पित्तज उदावर्त है तो पित्त का सस्नेह गुण बढ़ा हुआ है, पित्त का तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है, ऐसे सोच के फिर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम किस किस दृष्टिकोण से देख सकते हैं एसिड रिफ्लक्स डिजीज को, अलग अलग आयामों से देखना है। तो इसमें अम्ल पित्त की चिकित्सा दे सकते हैं, है ना। दूसरा है विदग्ध पित्त की, पित्त जो है वो बहुत ज्यादा जल गया है और बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का हो गया है, विदग्ध पित्त चिकित्सा। या विदग्धा जीर्ण की जो चिकित्सा होती है, अजीर्ण है लेकिन विदग्धा जीर्ण है वो अवस्था। दूसरा तीसरा है पित्तज गुल्म की चिकित्सा, कभी कभी वहां पे हवा भर जाता है अंदर कोष्ठ में, तो पित्तज गुल्म जैसे सिम्टम्स आते हैं। कभी कभी उदावर्त, क्योंकि उदावर्त में भी ऐसे होता है कि कोई भी चीज ऊपर आता है, गुब्बारे की तरह पेट फूल रहा है, तो उदावर्त की चिकित्सा। फिर इसमें वायु का अनुलोमन करने वाली चिकित्सा, मतलब अपान वायु अनुलोमित हो तो फायदा होता है। इसी तरह से आम पाचन की चिकित्सा, वो हमारा बेसिक है, कोई भी हम चिकित्सा करते हैं तो हर व्याधि में, भले वो एसिड रिफ्लक्स हो, अम्लपित्त हो, लेकिन हम आम पाचन के बिना चलते ही नहीं है, तो आम पाचन चिकित्सा। फिर इसमें पित्त बढ़ा हुआ है तो हम तिक्त रसात्मक द्रव्य देते हैं। तो तिक्त रसात्मक द्रव्यों में बहुत सारे द्रव्य हैं, बहुत सारे द्रव्य हैं, लेकिन हम जैसे रस पाचक दिए, पटोल इंद्र कुटकी, या रक्त पाचक दिए, वो भी तिक्त रसात्मक द्रव्य दे दिए, तुरंत ही पित्त कम हो जाता है। इसी तरह से मधुर द्रव्य, क्योंकि मधुर तिक्त कषाय, ये 3 रस के द्रव्य होते हैं जो पित्त का शमन करते हैं, तो मधुर वाले देते हैं तो उससे फायदा होता है। लेकिन ज्यादा मधुर दिया, जैसे किसी को एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, आपने 1 किलो खीर दे दिया, सेवई दे दिया, तो वो क्या करेगा कि अम्लपित्त तो ठीक करेगा उस टाइम, लेकिन वो अग्निमंद करेगा। या आपने आइसक्रीम दे दिया 1 किलो खाने को, अति सर्वत्र वर्जित, दे तो थोड़ा दे मधुर रस, उससे पित्त में बहुत एसिड रिफ्लक्स जो है वो कम हो जाता है। दूसरा क्या है कि आम पाचन भी करना है और वायु का अनुलोमन भी करना है। और इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, मृदु विरेचन करते हैं, और या तो सद्यो वमन करते हैं। बहुत एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है ना, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, 1-2 जग पानी पिला के उंगली डाल के उल्टी कर दें, उल्टी करने से पित्त निकल जाएगा, पेशेंट को अच्छा लगेगा। या नमक पानी पिला के कैसे भी वमन करा दें, तो सद्यो वमन भी है और मृदु विरेचन भी करते हैं। मृदु विरेचन के लिए मनुका दे दीजिए रात को सोते टाइम, सुबह पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, पेशेंट का पित्त का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उस टाइम के लिए। अब आप लोग बताइए कुछ, फिर मैं आगे बताऊंगा। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, अखिलेश तिवारी जी, कुछ बोलिए इस टॉपिक पे, मनीषा मैम। जी सर, मैंने किया है इसमें, 3rd ग्रेड पे था पेशेंट, और बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता था। समथिंग उसका 38 ईयर था, और उसका हेतु निकला सर कि वो बाहर का खाता था और कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता था, 3 दिन 4 दिन तक कॉन्स्टिपेशन रहता था। और वो स्कूल लाइफ से ही पीड़ित था, यहीं पर एचआर जो है विद्युत प्लांट, उसमें एचआर थे। अभी उनका मैं लगभग 1 साल तक इलाज की, और काफी सब चीज सबसाइड हो गया। उनको खाने में बर्निंग होना, ऊपर नौसिया फीलिंग होना, और चेस्ट बर्निंग, जो अभी आपने पूरे जितने भी बताए सर लक्षण वैसे ही थे। और फिर इसके बाद यही दीपन पाचन करके दाढ़ी मास्टक से उनका स्नेह के साथ, इंदुकांतम घृतम में दाढ़ी मास्टक मिला करके सुबह स्नेह पान करने के लिए देते थे, और माइल्ड लग्जेटिव देते थे उनको। त्रिबिटलेहम वगैरह जो मैं आपसे मंगाई थी, लगभग वो पूरा आधा किलो उन्होंने ही खाया। और वस्ती देती थी सर मैं इनको, और साथ में शुद्ध शिखर रस, अभिपत्ति कर, और कामदूधा रस, साथ में थोड़ा सा स्टीम मधु, और त्रिफला भी देती थी उनको, मिला करके सुबह शाम खाने के लिए। कुमारी आशा साथ में चलाती थी।
साथ में सर अभ्यंग स्वेदन और नस भी, इनको नस से भी बहुत फायदा मिला। नींद भी नहीं आती थी उनको, बर्निंग होती रहती थी, कुछ भी खाना है तो नस से बहुत बेनिफिट मिला इनको। फिर वाला 101 आपका जो ऑयल का था, उनको एक एक बोतल दी थी, मैं पिक भी डाली थी बीच में उनको, शिरोधारा करके नस से देके, वस्ती भी बीच बीच में देती रही। इससे इससे क्या हुआ सर, इनको गृहिणी में भी तो दृष्टि थी, उसकी वजह से उनको पाइल्स भी हो गए थे, तो उससे भी बहुत पीड़ित रहते थे। यदि मोशन हो भी रहा है, यदि लघु विरेचन भी करा रहे हैं, तो उनको बहुत पीड़ा होती थी। उसमें वस्ती देने से इनका पाइल्स भी काफी ठीक हो गया। स्नेह वस्ती और माइल्ड लेखन वस्ती भी देती थी मैं। वायु का अनुलोमन करना इनके लिए प्रधान कार्य था, और पित्त का शमन करना। धीरे धीरे वो डाइट अच्छे से लेने लगे और घर का ही बनवा के बाई लगा के खाना खाने लगे। और अभी उनका एंडोस्कोपी करवाए थे, भोपाल से हैं ये, उनकी मदर दूरदर्शन केंद्र में है। तो अभी कराए तो उनको काफी बेनिफिट मिला, और जो सी ग्रेड था जीआरडी का, वो उनका सबसाइड हो गया, नॉर्मल आ गया। ये बहुत अच्छा एक अनुभव था, और आपके ही ऐसे ही मार्गदर्शन में हुआ सर। थैंक यू। जी, इसी से रिलेटेड जीईआरडी होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिजीज, इसके से जी होता है। हाँ, सही। और डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप इस विषय पे कुछ बोलिए, फिर मैं बाद में बताऊंगा। जी सर। सर, हेतु में अधिकांशतः जो देखने को मिलता है, इस तरह के पेशेंट तो आते हैं, लेकिन ये अधिक भोजन, अधिक मात्रा में जो भोजन करते हैं लोग, अग्निमंद का तो कोई ख्याल ही नहीं रखता है। अग्निमंद है फिर भी भोजन करते हैं। एक भोजन पाचित नहीं हुआ है, फिर दूसरा भोजन करते हैं। और विदाही का, अभी देखिए फास्ट फूड की दुकान पे कितनी भीड़ लगी रहती है, और वो जो भी फास्ट फूड में दिया जाता है वो सब सोडियम कंटेंट्स है, एस्पार्टम है, ऐसा ऐसा चीज है जो हमारा अम्लपित्त को ही बढ़ाने वाला चीज होता है। और उसको रात तक भीड़ लगी रहती है, मतलब खाने का भी टाइमिंग नहीं है, 10 बजे 11 बजे तक देखेंगे कि भीड़ लगी रही। तो ये सब तो प्रैक्टिकली देखने में कारण आता है। और इसके कारण सर ये हाइटल हर्निया भी डेवलप हो जाता है कभी कभी। अल्सरेशन तो होता ही है अगर बार बार रिफ्लेक्स करता है, क्योंकि इसके कभी कभी देखा जाता है कि जब ये प्रॉब्लम हो जाता है तो हमारा वाल्व होता है जो एसिड को ऊपर रिफ्लेक्स नहीं होने देता है, अगर बार बार होता है तो वीक हो जाता है। वीक होने के बाद वो नॉर्मल कंडीशन में भी, जैसे आप बोले कि खाना खा के सोने पे, एक पेशेंट आया था मेरे पास, उनका जॉब था, ड्राइवर था, वो ओला में काम करते थे। तो उनका वो यही प्रॉब्लम क्या हुआ, बोले कि अब हम कुछ न भी खाते हैं फिर भी जैसे खा के सोएंगे ना तो ऊपर आ जाता है, मुंह में पानी आ जाएगा, कभी जलन होगा। तो पैसा भी उनको इतना नहीं था कि उसका एमआरआई कराए, ये सब पूरा लंपन कराने का उनको। तो फिर हम ट्रीटमेंट किए और पूरा समझाए कि आप थोड़ा सा कुछ दिन के लिए आप अपने जॉब को चेंज करिए, खान पान पे चेंज करिए। बाहर का ही उन लोग का खाना था, 100% बाहर का ही खाते थे। तो एक बात तो, और एक और चीज कहना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा सर आपने यहाँ पर अलग कर दिया है कि पित्त के जो है हमको ये विचार करना चाहिए कि उष्णता तीक्ष्णता बढ़ा है या द्रव्यता और अम्लता बढ़ा हुआ है। जैसे कोई कोई पेशेंट बोलेगा कि मुंह में पानी आ जाता है, तो यहाँ पर हमको अम्ल पित्त तो है, लेकिन ये पर समझना चाहिए कि पित्त के द्रव्य गुण बढ़ा हुआ है। और कोई कोई ये बात है, वो नहीं बोलेगा कि हमारे मुंह में पानी आता है, लेकिन ये जरूर बोलेगा कि हमको जलन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हमको डेफिनेटली ये विचार करना है कि क्षार मतलब उष्ण तीक्ष्ण बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में हम अपने दवाई का डिसाइड करेंगे। और सद्य वमन का बहुत बढ़िया इफेक्ट आता है सर। सद्य वमन तो इंस्टेंट रिलीफ देता है, कुछ नहीं है तो फिर नमक पानी से आपको करा दीजिए, तो जो भी पित्त है वो पित्त का हरण हो जाता है, निकल जाता है। और फिर बाद में विरेचन कराइए, और जितना भी तिक्त रस है, परवल वसा नीम गुडुचि और शंखवश प्रमाल प्रवाल भस्म, ये सब तो देना ही है। जी सर। सर इसमें थोड़ा मैं बताऊं सर। आप जरूर बताइए सर, अपना ही प्लेटफॉर्म है, सभी को बोलने का हक है। सर नमस्कार सभी को सर। सर इसमें सर जैसे जो सर अम्लपित्त की बात करते हैं सर, सब पहली अवस्था सर रहती है सर आमाजीर्ण की सर। तो सर उसमें क्या था, जैसे बहुत से लोग क्या है कि खाने, जैसे आपने बताया सर, खाना ज्यादा खा लेना
तो सर उसकी अवस्था जो है आमाजीण की हुई। फिर उसके बाद सर क्या होता है कि विदग्धाजीर्ण जो अवस्था रहती है सर, यानी कि सर उसमें पित्त जो है प्रकोपित हुआ। और सर उसके बाद वृषभाजीर्ण जो रहता है, यानी कि सर वायु की जो अनुलोमन है यानी प्रतिलोम गति होना सर, है ना सर। तो इसमें सर क्या रहता है कि सर अगर वातज है तो सर उसमें क्या होगा सर, जलन क्या होगी सर, गले तक आएगी सर, यानी खट्टी डकार भी आएगी सर, अम्लोदगार भी रहेगा। तो सर इसमें क्या है, जो आमाजीण है तो सर आम की वजह से, तो सर इसमें सर अगर हम गुनगुना पानी भी पियेंगे सर, तो वो सर अजीर्ण उसकी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा सर जैसे नहीं है, जैसे हम हिंगवाष्टक चूर्ण है सर, या सूसे का रस है, तो सर उसका जो अम्ल जो गुण सर जो बढ़ रहा है ना सर, तो वो सर क्या है उसका शोषण करेगा सर। तो सर इसमें दो अवस्था देखनी होती है सर, एक तो सर साम्यावस्था है सर, यानी कि ऊष्ण जो चिकित्सा में जो कर रहे हैं सर प्रवाल पिष्ट या पंचामृत से, तो सर उसमें क्या होगा सर, इससे फायदा नहीं होगा। लेकिन सर निराम अवस्था सर हम देखेंगे ना सर कि इसकी सामज अवस्था है या निराम अवस्था है सर। सही बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। आमावस्था और निरामावस्था ये देखना जरूरी होता है। दूसरे का रस इसमें बहुत ज्यादा फायदा करेगा सर, अम्ल पित्त होगा सर। जी, बहुत सही बताया आपने। सर इसमें हिंगवाष्टक उष्णता पैदा नहीं करेगा सर? हिंगवाष्टक तो नहीं देना चाहिए सर, हिंगवाष्टक से बहुत एसिडिटी बढ़ जाता है। जी। तो सर संघवटी दे सकते हैं सर इसमें? शंखवटी दे सकते, लशुनादि वटी भी दिया तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। चित्रकारी वटी दिया तो आग लगा देगा पूरा। हमें ऐसे आम पाचक द्रव्य देने ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा, मैंने कटु रस नहीं बोला सर, मैंने तिक्त रस बोला। मधुर तिक्त कषाय रस, और ज्यादातर तिक्त रस वाले द्रव्य दिए अम्ल पित्त में तो ज्यादा फायदा करता है, या मधुर रस। कटु रस तो हम बहुत अवॉइड करते हैं सर। जी सर। कुछ लोग कर देते हैं, चित्रकादि वटी से ही शुरू करते हैं, और उनके पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, फिर वो आयुर्वेद का बदनामी करते हैं कि हमने इनका दवाई खाया, एसिडिटी तो और बढ़ गया। हमें सामावस्था को पहचाना है, लेकिन हमारे पास कटु रस के अलावा तिक्त रस भी है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। सर दाढ़ी मास्टक चूर्ण का कैसा रहेगा ऐसा बहुत में? बढ़िया बताया दाढ़ी आपने। मास्टक चूर्ण या अभिपातिकर चूर्ण का अगर आम के पाचन के लिए करे तो ज्यादा बेटर है बहुत बढ़िया हिंगवाष्टक के जगह पर। जी। हिंगवाष्टक जी बिल्कुल नहीं देना है, बहुत ज्यादा वो कटु रहता है। सर आमाजीर्ण में तो सर दे सकते हैं, विदग्धाजीर्ण में नहीं देंगे सर। आमा जीर्ण में दे सकते हैं, ये अम्ल पित्त है, ये दोनों को अलग करिए सर। विदग्धाजीर्ण में सर बमन करा के सर उसे जो है वो ठीक है, लेकिन मतलब आमा जीर्ण और अम्ल पित्त ये दोनों को एक मांगते हैं क्या आप? सर नहीं सर, अलग अलग हो गया सर, अलग अलग हो गया सर। वो अम्ल पित्त सर जो है उसकी निराम अवस्था जैसे सर, उसकी जलन जो है सर, वो सर हमें उसकी द्रवता सर बढ़ी होगी। हाँ, लेकिन आमा जीर्ण और अम्ल पित्त, एसिड रिफ्लक्स और आमा जीर्ण दोनों अलग है। जी बोलो सर, वो पित्त विदग्धा जीर्ण पित्त की वजह से होगी सर, आमाजीर्ण कफ की वजह से होगा सर। हाँ सर इसमें इसको गैस्ट्रो गैस्ट्रो GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं। हाँ सर मेरे जी भाई एक्चुअली गुजरात से आया था, तो जी वो भरूच डिस्ट्रिक्ट भरूच में रहता है, कॉपर प्लांट में जॉब करता है। तो वहाँ पे जैसे स्नैक्स में तो वो समोसे वगैरह डेली मिलते कंपनी की तरफ से, मतलब उसको नाश्ता वाश्ता तो सर वो मिलता रहता था। तो अभी वो आया था हमारे यहाँ, उसको मैंने देखा, उसको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। और सर जैसे मैंने उसको चटनी वटनी दी, चटनी वगैरह जैसे टमाटर का भरता, भरता बैगन की भाजी में तो टमाटर पड़ता ही है, साथ में सर मैं हरी धनी की चटनी वगैरह, नींबू वगैरह, वो कुछ नहीं खा पा रहा था, उसको अजीब सा लग रहा था। तुरंत वो चेस्ट में हाथ रख रहा था। तो मैंने कहा कि तू खुल के बता भाई, तुमको दिक्कत क्या हो रही, खुल के बताओ सर, खुल के बताओ। तो वो बोला सर वो उसको मुंह आता है, रिफ्लेक्स आता है, पानी मुंह में आता है, जिसकी वजह से वो खट्टा बिल्कुल नहीं खाना पसंद कर रहा था बिल्कुल भी, मतलब चटनी टमाटर नींबू, तो और उससे उसको दिक्कत हो रही थी और ज्यादा। तो जी इसीलिए सर इसी को आधार मानते हुए हमें हिंगवाष्टक चूर्ण इसमें नहीं देना चाहिए। चित्र का मतलब इसमें भी पित्त का द्रव गुण बढ़ा हुआ है, तो उसके इसमें सर क्या देंगे सर, ज्यादा सुटेबल क्या रहेगा? अभिपत्ति का चूर्ण लघु संसेचक, उसके अतिरिक्त आप तिक्त रसात्मक द्रव्य दीजिए, अविपत्ति कर दीजिए, दाढ़ी मास्टक दे दीजिए, जी 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 या रस पाचक पाचक दे दीजिए। संघवटी भी सर या सूसे का दे सकते हैं सर इसमें। आप दे सकते हैं। लघु लघु संसेचक रस, सर कामदूला रस भी चलेगा। हाँ, तो कामधुला भी दे सकते हैं, प्रवाल पिष्ट भी छंदोबाई दे सकते हैं। और गुलकंद और आंवले का मुरब्बा दे दीजिए, वो बहुत बढ़िया काम करेगा। और सर इसमें कपर्दी का भस्म भी दे सकते हैं सर। हाँ, कपर्दी का भस्म जो है ना, वो एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है इंटेस्टाइन का, जो भी हमारा रस बन रहा है ना, आहार रस, उसका एब्सॉर्प्शन को कौन बढ़ाता है? कपर्दी का भस्म। हम्म। जी
सर जो सर ये आमावस्था को हम ऐसा समझ सकते हैं क्या कि जो पेशेंट बोलता है कि मतलब बर्निंग सेंसेशन तो है लेकिन भूख उसको लग रही है नहीं हाँ सर, से, पेशेंट तो हम समझेंगे कि पेशेंट ये निरामावस्था है। वह पहले लेकिन का कुछ खाना पेशेंट, पचा हुआ नहीं है, अजीर्ण जी जी जैसे जी पचा नहीं है और उसको भूख नहीं लग रही, इच्छा नहीं हो रही है, वो आमाजीर्ण जी हो गया। सर जो हिंगाष्टक है सर, जैसे सर किसी के सर वायु का अनुलोमन नहीं है पक्वावस्था में सर, पक्वाशय में सर, हाँ या वितृप्ता जीर्ण है उसमें, तो सर वहां लेसन तो ठीक है, और सर हिंगाष्टक चूर्ण अच्छा काम करेगा सर, उसको वायु का अनुलोमन करेगा लेकिन सर। हिंगवाष्टक ऐसे डायरेक्ट नहीं देना है, उसको घी के साथ, तक्र के साथ जी कुछ और जी देना है। सर। नहीं तो जी विदग्धा जी जीर्ण जी। में आप देंगे तो वो और ज्यादा ऊपर आएगा। वो हिंग कितना गर्म होता है सर, उष्ण होता है। अच्छा हाँ सर, सर, ये समझ गया सर, पित्त का भी इसका हो जाएगा सर, और उसका जो है वायु का सर, बात का भी अनुलोमन साथ में हो जाएगा सर। जी, ठीक अनुपान ठीक। बदलना सर पड़ेगा। ये अभिपातकर चूर्ण में लौंग है ना, लौंग भी तो अनुलोमन करता है, क्यों नहीं हम और अभिपातकर उसमें चूर्ण को मिश्री देंगे? है ना सर, वो तो मीठा रहता है। मिश्री, हाँ, वो सबसे हाँ ज्यादा पित्त का तो, शमन करता है, अविपत्ति का। तो सर मैं हाँ उसको लौंग भी चित्रकारी बहुत पट्टी अच्छा देना चाह रही अनुलोमक थी होता अपने है। भाई को। हाँ तो फिर उस केस में नहीं देना, अभी नहीं देना उसको, मतलब उसको एचसीएल जो के स्टमक में ज्यादा बन रहा है उस समय। तो आप दीजिए ना, इसमें आप ऐसे दीजिए जैसे सारीवा का चूर्ण दीजिए, चंदन का चूर्ण दीजिए, हाँ, वित्त शामक। जी जी। मधुर तिक्त कषाय रस, ये अभी पित्त का दिक्कत शमन है। करने वाले द्रव्य है। जी 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 जी। थैंक यू सर। इसमें दीपन पाचन भी करना है तो तिक्त रस से करना है। हमें जैसे जो भी दे तो कटु रस से थोड़ा परहेज करें। की प्रधानता मतलब उस द्रव में नहीं, स्वास्थ्य में ज्यादा नहीं होनी चाहिए हाँ, कभी अभी कभी। आप न किसको भूख नहीं लग रही है, एसिडिटी हो रहा है, आप लवण भास्कर चूर्ण देके देखिए, उसको ज्यादा और बढ़ जाएगा एसिडिटी। लवण भास्कर चूर्ण दीपन पाचन होके भी लवण है ना, वो ज्यादा हाँ, एसिडिटी ये कर वो और ज्यादा बढ़ाएगा ना। हाँ, क्योंकि सर मैं देखा ना उसको, मैंने साक्षात उसको देखा कि वो बिल्कुल चटनी, टमाटर, नींबू का सेवन बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। तो जी। और ज्यादा दिक्कत हो रही थी, और ज्यादा। जी हाँ, जी तो अभी तो मैम विरेचन का टाइम है, एक अच्छा सा विरेचन दे दीजिए उनको। जी जी। हाँ बिल्कुल। एक तो प्रकृति है तो गुस्सा भी ज्यादा आता है तो जी सर। जी ठीक है सर, थैंक यू। और अभी तो कोजागरी पूर्णिमा आ रही है ना, शरद पूर्णिमा, तो जी जी, महाराष्ट्र आज में शरद तो पूर्णिमा चांद ही है देख के जी। क्या, आज ही है ना शायद, आजकल में ही कभी जी तो आज ही है ना, जी जी। आज ही है। हाँ, तो कोजागरी पूर्णिमा के दिन तो खीर खिलाते हैं हाँ 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 चांद हाँ के सर। रोशनी में। जी सर। अभी ये लेक्चर होने के बाद सब लोग खीर खाइएगा, ऊपर जाके टेरेस पे बैठ के और चांद को देखते हुए खाइएगा। डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? नहीं सर, एक वो पेशेंट था ना सर, तो पूछना इसमें था भूल सर। इम्लादी कॉफी दे सकते हैं सर, कौन निवारण। सा? भूनिम्बादी चूर्ण। हाँ, नहीं, क्वाथ। भूनिम्बादी क्वाथ दे सकते हैं। पित्तज ग्रहणी में बताया किरातिकतादि चूर्ण, भूनिम्बादी क्वाथ। और सर तिक्ती क्षीरवस्ती जैसे ज्यादा हो तो उसमें सर क्षीरवस्ती सर हाँ, देते हैं। शीर पाक भी देते हैं, शीर बस्ती भी देते हैं। हाँ, डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आप क्या बोल रहे थे? नहीं कुछ नहीं सर। सर मुझे क्लियर नहीं हुआ सर ये कि मुझे ना सूद सेकर रस कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना सर। अभी सूद शेखर रस जो मैंने बोला ना, अम्ल धर्मी है, हाँ सर, अमल धर्म में मुझे कौन से मेडिसिन डिसाइड मतलब करनी है? जिसमें मुंह में लार भी आ रहा है, अग्निमंद जैसे भी है, और हम्म, ऐसा रिफ्लेक्स आ रहा है जिसमें पानी बहुत आ रहा है मुंह से, जी वहां पे दीपन पाचन चाहिए, सामावस्था है वहां पे सूद शेखर रस देते हैं। जहाँ पे उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब जी बहुत जी ज्यादा जल रहा है, उरोदाह, कंठदाह और मुखदाह, सब जगह जल रहा है बहुत ज्यादा। उसमें जी शुद्ध जी। शेखर रस में भी देखे तो थोड़े उष्ण द्रव्य हैं, जैसे कि धतूरा का बीज है, तो उसमें हम्म, हम लोग कामदुधा या प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ वो देते हैं, प्रवाल जो पिष्ट, हमारी क्षार शाम घृत। शाम अम्लपित्त में सूसे कर देंगे सर। हाँ, तो मैंने वो अम्ल धर्मी में बोला ना मैंने। हाँ जी जी सर। समावस्था जब होगी तब देना सर वो। हाँ, हाँ सामावस्था है तो भी अम्ल धर्मिता, अम्ल धर्म मतलब एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ा है। शुद्ध शेखर जी रस क्या करता है मालूम है? जैसे दूध उबल रहा है तो हम लोग नींबू का रस डालते हैं तो क्या होता है, फट जाता है नींबू से। उसी तरह से शुद्ध शेखर रस जैसे ही खाए ना, वो पित्त को फाड़ देता है, मतलब वो उसके मॉलिक्यूल फट जाते हैं, तो जो ऊपर आ रहा है ना वो कम हो जाता है, अम्लता कम हो जाता है, और आम का भी पचन करता है शुद्ध शेखर।
और इसमें शारधर्मता में गैरिक युक्त जो लघु सुचेकर है वो बहुत अच्छा काम, या गैरिक भस्म। अभी ना कुछ लोग क्या करेंगे कि बहुत ज्यादा तिक्त रसात्मक द्रव्य देंगे तो उससे पेशेंट को उल्टी आएगी। जैसे अमृतोत्तरम कषायम कोई भी कंपनी का लेके आइए और बोलिए कि आप पियो, पेशेंट ना एक चम्मच पिएगा, बाद में नहीं पिएगा, उसको उल्टी आएगी। इतना भी तिक्त नहीं देना है कि पेशेंट को नौशिया फीलिंग हो, उतना भी तिक्त नहीं चाहिए। बराबर है ना? और किसी को कुछ बोलना है? और सबसे पहले तो अम्ल पित्त में लंघन कराना सबसे अच्छा रहता है। शशि मैम आप इस पे कुछ बोलिए, लंघन कैसे कराना चाहिए अम्ल पित्त में? इसमें षडंग पानीय दें, लेकिन शुंठी हटा के गुड़ुची दें, और कुछ न खाएं वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन वो भी कैसे, शार धर्मी अगर है, शार धर्म में लंघन नहीं देना है, अम्ल धर्मी में लंघन, तो सामावस्था है और अम्लता बहुत ज्यादा बड़ा है और पानी ऊपर से आ रहा है, उसमें लंघन कराना ठीक है, क्योंकि पेट में आम भरा हुआ है ना। और लेकिन शार धर्मिता है बहुत, अगर आप लंघन देंगे तो और एसिडिटी बढ़ेगा और वो हेडेक भी होने लगेगा, माइग्रेन भी होने लगेगा आपको। तो उसमें खाना खाना बहुत जरूरी होता है। दोनों अलग अलग स्टेजेस रहते हैं। आप लोग सर कुछ साम अवस्था में सूचसेकर और निराम अवस्था में लघु सूचसेकर। लघु चेकर, हाँ ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हरीश बत्रा जी, वर्षा मैम, नहीं तो मैं आगे लेकिन बढ़ा। सर एक चीज और है सर, इसकी निराम अवस्था जब आ जाए सर, तो सर अब उसी के हिसाब से चिकित्सा करनी है, साम हो निराम सर, नहीं तो सर वो बढ़ जाएगी। भूख बढ़ जाएगी तब भी एसिडिटी रह रही है, वो नहीं नहीं निरामा सर, होता है। मेरा कहने का मतलब सर जो उसकी अवस्था के अनुसार ही सर करना है, जैसे उसकी निराम सामान्य अवस्था हाँ में तो हमको सूचे का दे दिया, लेकिन सर लंबे समय तक जैसे बहुत से क्या हो, लोग उनके आराम मिल गया, अब वो अगर सूचे का देंगे तो सर वो क्या होगा सर, निराम अवस्था में सर फिर वो सर दिक्कत पैदा करेगा सर, मेरा कहने हाँ, का मतलब ये है। तो तो सर सूचेकर उसकी अवस्था लॉन्ग के टर्म अनुसार के लिए देना है। कभी नहीं देना चाहिए। हाँ सर, बस कि ये जब तक सर उसे आराम मिल जाए सर, उसके बाद सर उसकी दूसरी अवस्था में जाने के बाद सर उसे या तो सर रोक दे, या सर उसकी अवस्था के अनुसार चेंज करना है हाँ, सर, मेरा तो कहने का लॉन्ग मतलब। टर्म के लिए हम लोग क्या देते हैं? तो हम लोग गुलकंद साल भर खिला सकते हैं, या फिर जी सर, जी सर। आंवले का मुरब्बा साल भर, या जो डायबिटिक है उनको आंवला चूर्ण साल भर खाएं, या सारिवा का चूर्ण खाएं, या फिर कामदुदा, मोक्ति युक्त कामदुदा लॉन्ग टर्म में, या प्रवाल पिष्टी, या फिर प्रवाल पंचामृत गोदुग्ध भावे, प्रबल पंचमर लॉन्ग सर, टर्म में प्रबल सर। जी जी। सर चूर्ण लॉन्ग टर्म तक देंगे सर तो रुक्षता नहीं करेगा सर? कौन सा? जो चूर्ण आप बता रहे हो, कोई भी चूर्ण लॉन्ग टर्म तक देते हैं तो तो रुक्षता। सर हम लॉन्ग टर्म में भी अगर दे रहे हैं चूर्ण, तो उसमें हम घृत भी दे देंगे। हम कोई भी चूर्ण कल्पना जब भी देते हैं ना, तो हमें घृत, आयुर्वेद का मेन कॉन्सेप्ट है कि स्नेहन होना चाहिए। जितना अग्नि का कॉन्सेप्ट है उतना स्नेहन का भी कॉन्सेप्ट है। हमें स्नेहन करते जाना है, तो हम जैसे उसकी शतावर्यादि घृत, दाड़ीमादि घृत, घृत भी तो देंगे। अच्छा सर, सूद से कर गोल्ड वाला किस कंडीशन में यूज करना चाहिए सर? तुलचेकर गोल्ड वाला तो हाई बीपी में ज्यादातर यूज होता है, या लीवर के ज्यादा पैथोलॉजी होती है तब, और अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अगर। सर इसमें भी तो सर यूज करते हैं सर, जैसे प्लेटलेट काउंट सर जैसे अभी चल रहा है सर, उसमें भी तो सर दे सकते हैं सर। हाँ, जहाँ सोना भी चाहिए और हमें पित्त को भी ठीक करना है, गोल्ड का, और वो बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि सर यहाँ पर रक्त दुष्टि हो रही है सर, प्लेटलेट जो है जी मतलब रस वो रक्त धातु पाक हो जो हो रहा है सर, उसकी वजह से। जी। आगे बढ़ूं कि अभी और बात करना है इसी पे? सर आप जैसे। मैं तो, मेरा तो नोट्स बहुत है, एक दिन में खत्म होगा, बहुत टाइम लगेगा डिटेल में। हाँ, तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ना, तो हम लोग इसमें लंघन करा सकते हैं पेशेंट को। जब अम्ल पित्त है, सामावस्था भी है, और अम्ल धर्मिता बढ़ी हुई है, तो हम इसमें अमृता षडंगम कषायम, मतलब ऐसा षडंग पानी दे जिसमें गुड़ुची डाला है, और मुस्ता परपट कोशिरा चंदनोदिच्य नागर न डाल के गुड़ुची डाले। ऐसा जो रक्त पित्त का षडंग पानी है, आप लोग चरक संहिता खोलिए, उसमें षडंग पानी ज्वर में भी बताए और रक्त पित्त में भी बताए। रक्त पित्त का षडंग पानी में शुंठी हटा के ये डाला है, गुड़ुची डाला हुआ है, वो दे सकते हैं हम लोग। या गुड़ुची अधिक कषायम दे सकते हैं, इंदुकांत कषाय दे सकते हैं, तिक्ता कषाय दे सकते हैं, पटोल निम्बादि कषाय, त्रिफला आरगवत कषाय, त्रिफला नीम यष्टि मधु कुटकी आरगवत कषाय, और इंदुकांत घृतम का तो बहुत अच्छा फायदा होता है एसिडिटी में, महातिक्त घृत, दाढ़ी मादी घृत,
और आप लोग बताइए, प्रवाल पंचामृत, धात्री लौ का बहुत अच्छा फायदा होता है, प्रवाल पिष्टी का बहुत अच्छा फायदा होता है। एसिडिटी के लिए, हर तरह का एसिड रिफ्लक्स के लिए नारिकेल लवण, नारियल लेना है, उसका जो होल होता है वो होल करके उसमें नमक भर देना है, नमक भर के और फिर पूरा कवर कर देना है मुल्तानी मिट्टी और कपड़ा से, और उसके बाद गड्ढे में डाल के उपले को जला देना है। वो फिर पक जाएगा तो जो राख मिलेगा इसका, नारिकेल लवण, उसको कूट के और पाउडर फॉर्म में रखना है। यह अम्ल पित्त की बहुत अच्छी दवाई है। तो इसमें हम लोग और अच्छा बनाना है तो नारिकेल लवण प्लस प्रवाल पिष्टी और थोड़ा लवण भास्कर चूर्ण, ये मिक्स करके दें और तक्र के साथ सेवन करें। तो ये हर तरह का शमन औषधि है अम्ल पित्त का, या एसिड रिफ्लक्स डिजीज के लिए बहुत अच्छा है, या जीईआरडी के लिए। इसी तरह से कल्याणक गुड़म भी बहुत अच्छा है, जो सुख विरेचन करता है या मृदु विरेचन करता है। इसी तरह से कामदुधा रस, अम्ल पित्तांतक लौह, सप्तामृत लौह, सप्तामृत लौह में यष्टि मधु है, सप्तामृत लौ में लौ भस्म तो है ही लेकिन उसमें त्रिफला है, तो वो सबसे अच्छा, और वो भी तक्र के साथ है, तो यह एसिड रिफ्लक्स डिजीज परमानेंट ठीक हो जाता है। इसी तरह से शंख भस्म दे शहद के साथ, अम्ल पित्तांतक लौ दे, शतावरी कषाय या शतावरी का चूर्ण दे, या अविपत्ति कर चूर्ण दे, है ना। और सद्यो वमन करें तो सद्यो वमन के लिए यष्टि मधु कषाय पिला के और उल्टी करा दें, 1 लीटर यष्टि मधु कषाय और थोड़ा सा मदन फल दे दे 1 चम्मच, तो उल्टी हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो मैंने सारे द्रव्य बताए ना, ये हमारा शुरुआत के टाइम में देने से फायदा होता है। कुछ ऐसा टाइम होता है कि वो बहुत क्रॉनिक हो गया है, बहुत ज्यादा ये बढ़ गया है, क्रॉनिक है और कोई दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, तो हम लोग मधुर रसात्मक द्रव्य देते हैं। पहले मैंने तिक्त रस बोला, अब मधुर रसात्मक द्रव्य देते हैं जो प्रोलॉन्ग टाइम पे काम करता है। तो जैसे कि द्राक्षादि कषायम, मृद्विकादि कषायम, मधुयष्ट्यादि कषायम, विदार्यादि कषायम, शतावरी शीर कषायम, और हम लोग और क्या दे सकते हैं, तो मनुका, यष्टि मधु, मधुक, फिर खजूर, रक्तचंदन, सारिवा, मुस्ता, उशीर। उसी तरह से द्राक्षा या किशमिश, मनुका, यष्टि मधु, लोद्र, काश्मरी, सारिवा, मुस्ता, आमलकी, हरिबेर, उशीर, पद्म केसर या पद्मकाष्ठ या पद्मक, या फिर कमल का नाल होता है मृणाल, चंदन, नीलोत्पल और परुषक, ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर हमें वात और पित्त का शमन करना है तो हमें वायु का भी शमन करना पड़ेगा, क्योंकि एसिड रिफ्लक्स, ये वायु वायु ऊपर लेके आ रहा है पित्त को, तो हमें उसमें वायु का अनुलोमन करना है। तो अविपत्तिकर चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है, हरित की चूर्ण या फिर अविपत्तिकर चूर्ण, ये वायु को अनुलोमित करता है, नीचे की तरफ लेके आता है। आप लोग कुछ बोलना है तो बोलिए, मैं तो बहुत सारा बोलूंगा। इसी तरह से हमें लेह फॉर्म में भी दे सकते हैं, दशमूल हरित की लेहम, फिर परुषकादि लेहम, द्राक्षादि लेहम, सुकुमार लेहम, कल्याणक गुड़म, शतावरी लेहम, त्रिफला चूर्णम, अम्ल पित्तांतक लौह, कामदुदा रस, जैसे कि सामावस्था है तो सुचेखर रस, फिर शंख भस्म, प्रवाल भस्म, ये सब देते हैं। कुछ बोलिए आप लोग। और न दूसरा बात है कि हम लोग कुछ दिनचर्या पे काम करते हैं कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है। हम लोग उनको बोलते हैं अगर भूख लग रही है तो आप लोग दूध पी सकते हैं, लेकिन खाना नहीं खाना है। सुबह बिना भूख के खाना नहीं खाना है। सुबह जल्दी उठना है, वॉकिंग करना है, मल मूत्र अच्छे से निकलना चाहिए। अगर वो निकल रहा है तो सब बीमारी ठीक हो जाता है। और फिर भूख लगना चाहिए, है ना। और वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, अर्धशक्ति व्यायाम करना जरूरी है, और भूख का टाइम को स्किप नहीं करना है। जब भूख लगे तब खा लेना है, ज्यादा विदाही चीज नहीं खाना है, अति गुरु चीज नहीं खाना है, ये सब चीजें। बाकी शशि मैम कुछ बोलिए, शशि तिवारी मैम, सविता मैम, जागीर सिंह जी आप कुछ बोलिए, वर्षा मैम, हरीश बत्रा जी, मंगला मैम कुछ बोलिए प्लीज। सब लोग हैं कि नहीं है? जी सर है सर। सर मैं ये बोल रही थी सर, इसके जो आपने बहुत अच्छा बताया सर, ये अम्लपित के बारे में, सर इसके नोट्स मिल जाएंगे कैसे थोड़ा पढ़ने के हाँ, लिए? ये लेकिन मेरे हैंड राइटिंग में है, मैं दे दूंगा। हिंदी भाषा में है ना सर? हाँ तो दे देंगे ना सर, थोड़ा सा हाँ। अच्छा बताया सर आपने। एक और चीज, हमें अम्ल पित्त के पेशेंट को कभी भी ध्यान में रखिएगा,
अम्ल पित्त के पेशेंट को अपना आसव अरिष्ट नहीं देना है। भले आपके पास चंदनासव, उशिरासव, सारी वाद्यासव है, नहीं देना है हमें। ये भी सर दिक्कत और करते हैं, ये सब पित्त को बढ़ाएंगे सर। हाँ, और पेशेंट को चाय ये कॉफी का जो अम्लपित आदत अपने है। आप में सर बहुत अम्लपित हमको अक्सर एक सिंपल वर्ड लगता है, बट इसमें पेशेंट के सिम्टम और लक्षणों के आधार पर कि उसको क्या क्या हो रहा है उससे बारीकी से हिस्ट्री लेकर के तब उस हिसाब से दोषों को इन्वॉल्व करके इसकी साम निराम अवस्था को देखते हुए इसमें फिर दवाई डिसाइड करनी है, औषधि डिसाइड करनी। तो ये अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है सर, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा सिम्टम नहीं बताता। जी। और पेशेंट का जो आदत है कॉफी पी के वॉशरूम जाना, या चाय पी के, गुटखा खा के, या कमला पसंद खा रहे, और सिगरेट पी रहे, बीड़ी पी रहे। आप मालूम है, मैं एक जगह जा रहा था तो वहाँ आयुर्वेद के डॉक्टर थे, एमडी डॉक्टर थे, कुछ काम से मुझे मिले। वो ना बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी। मैंने कहा आप डॉक्टर के बीड़ी पी रहे हैं? और उनको फिर बीड़ी खत्म हो गया खुद का, तो जो ड्राइवर था उससे मांग के बीड़ी पी रहे थे। ऐसे है, मतलब बीड़ी का लत बहुत बेकार होता है। तो और मेरा भाई देसी सिगरेट बहुत पीता है ना, जिसको ये दिक्कत है, हाँ बहुत स्मोकिंग करता है, चेन स्मोकर है सर। जी। और ना, जो लोग तंबाकू खाते हैं ना उनको तो पित्त रहता ही है। हमारे इधर कंचन मैम आ रही है ना, आती है ना, तो उनके पास एक पेशेंट आया, तो कंचन मैम ने कहा कि मैं पतंजलि का दवाई दे दूंगी, लेकिन आपको तंबाकू बंद करना होगा। तो उसने कंचन मैम को छोड़ ही दिया। उसने मुझे फोन किया कि वो कंचन मैम बोल रही है कि आप ना तंबाकू छोड़ दीजिए। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ इस दुनिया में, तंबाकू नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरे को फोन ही मत करिए, क्योंकि वो बेसिक है ना, हेतु बंद नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा। बिल्कुल सर। उसी तरह से हमें, जो पेशेंट लोग बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, नमक वाला चीज ज्यादा खा रहे हैं, मिक्सचर खा रहे हैं, फरसान खा रहे हैं, खट्टी चीजें खा रहे हैं, और बहुत तीखा चीज खा रहे हैं, यहाँ दवाई ले रहे हैं और बाहर जाके गोलगप्पे और पानीपुरी खाते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, बाहर स्टॉल पे समोसे खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, प्याज के मिर्ची के पकोड़े खा रहे हैं। वो कैसे अम्लपित्त ठीक होगा आप बताइए? और वो भी एक ही तेल में बनाया हुआ बार बार, वो नहीं ठीक हो सकते कभी भी। इसी तरह से अच्छा सर, हाँ बोलिए सर। इसमें आसवरिष्ट क्यों नहीं देना सर? आप बताइए कविता मैम, क्यों नहीं देना चाहिए? तो क्योंकि इसमें आसव आसव जो अरिष्ट में सर पित्त पित्त गुण की प्रधानता है, पित्त गुण, इसीलिए सर। नहीं देना है उसमें। आपके पास उष्ण तीक्ष्ण गुण लेके आ रहे, जल रहे, उरोधा और कंठधा हो रहा है, उसमें आसवरिष्ट पियेंगे तो क्या होगा? और ज्यादा सर तो सर पेशेंट बताते हैं सर एसिडिटी कॉज करता है सर आसव अरिष्ट। और सर ये बताइए सर, इसमें असली की वो अल्कोहल मिलाते हैं क्या सर सर कुछ आसव और कंपनी में? अरिष्ट जो रहते हैं सर, ये फर्मेंटेड सर जो रहते हैं ना सर, तो अम्लता सर यहाँ बढ़ेगी सर। हाँ हाँ हाँ, कविता मैम क्या बोल रही हैं आप? सर, कुछ लोग ये बताते हैं कि सर ये जो ये कंपनियां बनाती हैं, ये जो असली की जो ड्रिंक होती है वो मिक्स करते हैं क्या सर इसमें? उसमें कुछ भी बनाते हैं, मैं अभी कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूँ। वो लोग ना कृत्रिम रूप से बनाते हैं, फर्मेंटेशन का टाइम भी नहीं देते हैं। हाँ सर मतलब, और वो सर क्योंकि पेशेंट सर, क्योंकि मैं देती हूँ ना तो बताते हैं कि जलन महसूस होती है सर। अभी आप बैद्यनाथ का मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बैद्यनाथ का आसवरिष्ट पीजिए, डाबर का पीजिए, दूध पापेश्वर का पीजिए, सांडू का पीजिए, सबका टेस्ट अलग अलग क्यों है? सबका टेस्ट अलग अलग है। बैद्यनाथ का तो खट्टे हैं बहुत ज्यादा, सबका अलग अलग है, क्यों? सर सर निराम अवस्था आने पर, सर निराम अवस्था आने पर तो दिया जा सकता है ना, 2 महीने हाँ, 3 जरूर दिया महीने जा बाद सकता है। उसको और आमाजीर्ण पाचन के लिए। दिया जा सकता है। जी आप आप लोग ना अम्ल पित्त और आमाजीर्ण इसको अलग करिए। जी। हाँ सर, इसको सर आमाजीर्ण, बारीकी से समझना ही बड़ी बात है सर। ये अम्लपित अपने आप में छोटा टॉपिक नहीं, काफी काफी बड़ा है, क्योंकि सर हाँ, अपन ब्लाइंड वो दे देते हैं कि साहब हम जीवन सब पाचन एक तंत्र करके कार्य। खिचड़ी बनाते हैं। आमाजीर्ण को अलग करिए और इसको अलग करिए। पे अजीब। आमाजीर जो है वो वही आमाजीरी सर, उसमें क्या है कि लंघन के द्वारा हम कर सकते हैं कंट्रोल। विदग्धा जीड़ को सर वमन के द्वारा ही आराम मिलेगा सर, क्योंकि पित्त हाँ, की दुष्टि रहेगी सर उसमें। उसमें और सर लंगोट जो, और बढ़ जाएगा। हाँ सर, विदग्धा जी जो रहता है वो सर वो वायु का अनुलोमन करना पड़ेगा सर। जी। और ना, चॉकलेट लोग जो खाते हैं या बच्चे खाते हैं उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पचता नहीं है। तेल ज्यादा डीप फ्राइड जो तेल वाला खाते हैं, या पेन किलर्स खाते हैं, जो भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या एंटी कोलिनर्जिक्स ड्रग खाते हैं, एस्पिरिन खाते हैं। और क्या करना है ना, कि हमें थोड़ा थोड़ा खाने को बोलना है। जैसे अगर कोई खाना नहीं खाते तो एसिडिटी हो रही है ना, तो उनको बोलना है कि आप गुलकंद ले लीजिए दूध के साथ,
या फिर आप आंवले का मुरब्बा ले लीजिए, या हल्का खाना खाइए। मतलब पूरा लंघन नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। और वो भी देखना है कि भूख लग रहा है कि नहीं, बिना भूख के नहीं खाना चाहिए। और दूसरा ऐसे बोलते हैं कि खाना खाने के 4 घंटा बाद खाना खाना चाहिए। अभी जैसे कि मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई कारण से मैंने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया और 5 बजे खाना खाया, फिर मेरा भाई बोल रहा था कि सैंडविच भी खा लो, मंचूरियन भी खा लो, और मैं खा लेता तो मुझे तो कितना एसिडिटी हो जाता। तो अजीर्णाशन नहीं करना है, पहले का पच जाए, फिर 4 घंटे के बाद, पचने के बाद भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए। तो हमें स्किप करना है। वो खाना टेस्टी है, सब अच्छा है, लेकिन हमारा जो कंट्रोल है वो रहना चाहिए। सर अम्ल पित्त में सर जो है खट्टी डकार नहीं आती सर, उसमें क्या है अम्ल जो है, जैसे सर वो पीला पीला सर उसका मुंह से निकलेगा सर, मेन चीज सर ये रहेगा ना सर। अजीर्ण में खट्टा डकार आता है, अजीर्ण अम्ल पित्त और अजीर्ण विदग्धा जीर्ण को भी अलग करिए सर। जी। विदग्धा जीर्ण में अजीर्ण होता है, और अम्ल पित्त में अम्ल पित्त होता है। वो सर पेट में ही महसूस होगा सर, उसका नहीं मतलब ये खट्टी डकार नहीं आएगी सर, मतलब अजीर्ण में जो है अमाजीर्ण में आएगी सर। और हाँ सर अम्ल पित्त में नहीं आएगी सर। अम्ल पित्त में हाँ, सर क्या आएगा सर, वो हमारे वहीं पेट में नीचे सर जो है, नीचे आएगा ऊपर। हाँ सर वहीं जलन रहेगी सर। जी ठीक है। आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा, हम इस पे और बात करेंगे। आज का सेशन कविता मैम आपको कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। हाँ नहीं, क्योंकि अपन तो सब ब्लाइंड प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट को दे देते हैं, किसी को भी आशा वरिष्ठ की दीपन पाचन समझ के चित्रकारी बैठी दे देते हैं। तो फिर अब तो कम से कम समझ में आया कि किन लक्षणों के आधार पर हम ये सब डिसाइड करें। अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। हाँ, मेरा सब नोट से सब लिखा हुआ है, आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा सब। नहीं सर, सर इसमें भेज दीजिए सर, बहुत अच्छा लगता है सर आप बताते हाँ हैं हाँ सर। सर। एक चीज और कहना चाह रहा था, जैसे पेट में सर जो उधर सूर रहता है सर, वेदना रहती है सर, हाँ तो संगवटी भी जो देते हैं ना सर, हाँ, तो सर संगवटी की सर या मां संगवटी सर, इसमें सबसे बेहतर कौन सी रहेगी सर? क्योंकि सर एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, संगवटी में जैसे बसनाभ और बड़ी छार रहती है सर, हाँ चिंचाकार, हाँ, लेकिन कभी कभी वायु का किसी की। अनुलोमन करे और पित्त का शमन करे, वो देना जी है। सर, शंखवटी अच्छा रहता है तक्र के साथ। टक्कर के साथ। हाँ, तक्र सबसे श्रेष्ठ रहता है अपना, वो पूरा बैलेंस कर देता है हर चीज को, और दीपन पाचन भी रहता है, लघु भी रहता है, उष्ण भी रहता है। जितना उष्णता चाहिए उसको उतना उष्णता कर देता है वो। जी सर, जी सर। सर मैं ये पूछ रही थी, डॉक्टर अंजना मैम आजकल नहीं आ रही है क्या? अंजना मैम का कुछ पेपर चेकिंग चल रहा है ना मैम, जी। सबका अपना अपना लाइफ है, जो जिसको सुनना हाँ है वो तो आए। ये, हाँ हाँ जी, उनका सर बहुत अच्छा लगता है मतलब सुनने में, क्योंकि वो भी हमेशा चूर्ण को घी में मिक्स करके हमेशा चूर्ण को साथ में आशा वरिष्ठ किसी अनुपान के साथ भी मतलब हमेशा प्रीफर करती है जब भी बताती हैं। जी, अच्छा होता इनसे भी मैंने सुनते थे, सब बहुत लोग अच्छा। अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। नहीं सर, हम सर तो जीरो स्टेज पे हैं सर। सर अजीर्ण में सर अष्टांग लवण भी दे सकते हैं सर? हाँ देते हैं ना। अष्टांग लवण तो ज्यादातर मदात्य में बताया ना सर। हाँ, कफज मदात्य दीपन पाचन के लिए सर। हाँ, तो सर अभी हम सेशन बंद करते हैं, कल और बात करेंगे हम लोग, टाइम हो गया है ना। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।